सोचिए कि हम लोग एक बहुत ही मशहूर नेता का कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में वो नेता किसी बहुत बड़े घोटाले को खुलेआम कबूल कर रहा है। हाँ, आज के समय में तो ऐसे वीडियोस रोज ही आते हैं। बिल्कुल। तो हम उसे अपनी आंखों से बोलते हुए देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। हमारा दिमाग तुरंत कहता है कि भाई यही सच है, ये आदमी पक्का अपराधी है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पता चलता है कि वो वीडियो तो असली था ही नहीं। हाँ, वो एआई से बना हुआ एक डीप फेक था। मतलब हमारी अपनी आंखों और कानों ने हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। एक ऐसा धोखा जो एकदम सच लग रहा था। तो अब सवाल यह है कि जब हमारी इंद्रियां ही हमसे झूठ बोलने लगे तो हम लोग सच और भ्रम के बीच फर्क कैसे करें? ये सच में एक बहुत ही डरावनी स्थिति है और आज के डिजिटल युग में तो ये रोज की बात हो गई है। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? क्या? मानव इतिहास में ना ये कोई नई उलझन नहीं है। करीब 1400 साल पहले प्राचीन भारत में एक बहुत ही महान बौद्ध दार्शनिक हुए थे, आचार्य धर्मकीर्ति। अच्छा, 1400 साल पहले? हाँ, उन्होंने उसी समय इस समस्या की गहराई को समझ लिया था कि इंसान का दिमाग कैसे धोखा खा सकता है। और उन्होंने एक ऐसा अचूक तार्किक ढांचा तैयार किया जो इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर कर सके। अरे वाह! और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय भी वही ढांचा है। महान आचार्य धर्मकीर्ति का ग्रंथ न्याय बिंदु। जी बिल्कुल। आज हम लोग सिर्फ किसी पुरानी किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कैसे ये 1400 साल पुराना टूल किट आज के इस फेक न्यूज वाले दौर में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत कर सकता है। यहाँ पे मैं एक बात एकदम साफ कर देना चाहती हूँ। देखिए, न्याय बिंदु को न केवल एक धार्मिक किताब समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर ये क्या है? शास्त्रीय भारतीय दर्शन में इसे एक बहुत ही वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक ग्रंथ माना जाता है। आचार्य धर्मकीर्ति ने दुनिया को समझने का जो लॉजिकल सिस्टम दिया ना, उसने आधुनिक विश्लेषणात्मक सोच की नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मतलब जो आज की हमारी एनालिटिकल थिंकिंग है। एकदम सही। उनका सीधा सा तर्क था कि अगर शुरुआत में ली गई जानकारी ही गलत है तो इंसान कभी अपने सही लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। इसे उन्होंने सम्यक ज्ञान कहा है। सम्यक ज्ञान मतलब एकदम सही और पक्की जानकारी। तो स्रोत के हिसाब से ये ज्ञान मिलता कैसे है? स्रोत बताता है कि ज्ञान मुख्य रूप से दो ही तरीकों से हासिल होता है। पहला है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन और दूसरा है अनुमान यानी इन्फेरेंस। तो चलिए सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष, हम दुनिया को कैसे समझते हैं? देखकर, सुनकर, छूकर, राइट? हाँ, आम भाषा में हम इसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन अभी तो हमने डीप फेक वाला उदाहरण देखा, वहां तो हमारी आंखों ने हमें धोखा दे दिया था। तो धर्मकीर्ति के हिसाब से असली प्रत्यक्ष क्या है? इसके लिए धर्मकीर्ति ने प्रत्यक्ष की एक बहुत ही सख्त परिभाषा दी है। संस्कृत में वे इसे कहते हैं कल्पनापोढ़म अभ्रांतम। एक सेकंड, ये तो जुबान लड़खड़ा देने वाला शब्द है। कल्पनापोढ़म क्या? सुनने में भारी लगता है, लेकिन अगर इसे तोड़कर समझे तो इसका मतलब है ऐसा ज्ञान जो कल्पना यानी मानसिक बनावट और भ्रांतम यानी किसी भी तरह के भ्रम से पूरी तरह मुक्त हो। अच्छा, तो डीप फेक वाला वीडियो एक भ्रम था? बिल्कुल। या जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत तेज चलती नाव पर बैठे हैं तो किनारे के पेड़ उल्टी दिशा में भागते हुए नजर आते हैं। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है ट्रेन में भी। तो क्या पेड़ सच में भाग रहे हैं? नहीं ना, वो एक भ्रम है। तो धर्मकीर्ति कहते हैं कि जब तक जानकारी हर तरह के भ्रम से 100% मुक्त ना हो, हम उसे प्रत्यक्ष मान ही नहीं सकते। ओके, मतलब एकदम कच्चा और शुद्ध डेटा। हमारे स्रोत में इस प्रत्यक्ष को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इंद्रिय ज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मसंवेदन और योगिक ज्ञान। जी। इसे ना एक प्रक्रिया की तरह समझना ज्यादा आसान है। सबसे पहले आता है इंद्रिय ज्ञान, जो हमारी 5 इंद्रियों से मिलता है। जैसे आँख, कान, नाक वगैरह? हाँ, जैसे किसी ने एक बड़ा सा कुत्ता देखा तो आंखों ने बस एक आकार और रंग देखा, ये इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। तो इसके बाद वो मनोविज्ञान वाला हिस्सा आता है। मतलब आंखों ने जो देखा, मन उसे प्रोसेस करता है। एकदम सही पकड़ा आपने। आंखों का काम सिर्फ देखना है, समझना नहीं। वो कच्चा डेटा तुरंत मन के पास जाता है, मन उसे ग्रहण करता है और एक पल में बोध कराता है कि अरे ये कुत्ता है, ये मनोविज्ञान है। बहुत लॉजिकल है। और इसके तुरंत बाद
तीसरी सीढ़ी आती है आत्मसंवेदन। कुत्ता देखकर मन में जो डर या खुशी पैदा हुई ना, उसका जो खुद को अंदर से अनुभव होता है, उसे आत्मसंवेदन कहते हैं। क्या बात है। और चौथा प्रकार इसमें योगी ज्ञान बताया गया है। लेकिन एक बात बताइए, लॉजिक की क्लास में ये योग और ध्यान की बात कहाँ से आ गई? ये थोड़ा रहस्यमयी नहीं लग रहा है? हाँ, पहली बार सुनने में रहस्यमयी लग सकता है, लेकिन दार्शनिक नजरिए से ये बहुत तार्किक है। देखिए, योगी ज्ञान का मतलब कोई जादू टोना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका अर्थ है मन की एक ऐसी अवस्था जहां इंसान पूरी तरह से एकाग्र हो चुका है। हम और आप दुनिया को अपनी रोजमर्रा की चिंताओं और पूर्वाग्रहों के फिल्टर से देखते हैं। हाँ, हमारे दिमाग में तो 100 चीजें चलती रहती हैं। बिल्कुल, लेकिन एक योगी गहन ध्यान से अपने मन के सारे फिल्टर हटा देता है। तब उसे बिना किसी मानसिक शोर के जो एकदम शुद्ध सच्चाई दिखाई देती है, वो योगी ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है। ये तो बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। इंद्रिय, फिर मन, फिर भावना और अंत में परम एकाग्रता। लेकिन इन सब से हम जान क्या रहे हैं? स्रोत में एक और बड़ा सा शब्द है, स्वलक्षण। हाँ, स्वलक्षण। और इसके विपरीत होता है सामान्य लक्षण। तो मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे सामने टेबल पर एक असली एकदम लाल सेब रखा है। तो क्या वो असली सेब स्वलक्षण है? हाँ, बिल्कुल, वो असली सेब स्वलक्षण है। स्वलक्षण का मतलब है किसी वस्तु की एकदम विशिष्ट और ठोस सच्चाई। धर्मकीर्ति कहते हैं कि असली सत्ता सिर्फ उसी की है जो कोई काम कर सके। काम कर सके मतलब जो कोई परिणाम दे सके। इसे उन्होंने अर्थ क्रिया सामर्थ्य कहा है। टेबल पर रखा हुआ असली सेब किसी की भूख मिटा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल मिटा सकता है। इसलिए वो स्वलक्षण है और वो प्रत्यक्ष का विषय है। तो फिर सामान्य लक्षण क्या हुआ? क्या वो सेब शब्द का वो विचार है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? क्योंकि मैं अपने विचार को तो खा नहीं सकता। अरे वाह, आपने तो एकदम सही निष्कर्ष निकाल लिया। सामान्य लक्षण का मतलब ही है अमूर्त संकल्पनाएं, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा। जैसे ही कोई सेब शब्द बोलता है, हमारे दिमाग में एक गोल लाल फल की छवि बन जाती है। वो किसी एक खास सेब की छवि नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे सेबों का एक मिला जुला आइडिया है। हाँ, और आइडिया से तो पेट नहीं भरता। बिल्कुल नहीं। इसलिए धर्मकीर्ति कहते हैं कि प्रत्यक्ष हमेशा स्वलक्षण का होता है, जबकि अमूर्त विचार हमेशा अनुमान लगाने के काम आते हैं। ये तो बहुत ही मजबूत आधार है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। किसी लोहे के बक्से में ताले में बंद हो, तब तो प्रत्यक्ष काम नहीं करेगा। वही तो। वहां मेरी आंखें, मेरे कान सब फेल हो जाएंगे। इंसान की इंद्रियों की तो एक सीमा है ना। तो जब प्रत्यक्ष काम करना बंद कर दे, तब हम सच्चाई तक पहुंचेंगे कैसे? और यहीं से हमारे आज के इस गहन अध्ययन का दूसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा शुरू होता है। जब इंद्रियां हार मान लेती हैं, तब इंसान का तर्क काम आता है। इसे कहते हैं अनुमान, यानी इन्फरेंस। ओके, अनुमान। और इसके पहले हिस्से को धर्मकीर्ति स्वार्थानुमान कहते हैं। मतलब किसी मौजूद संकेत को देखकर किसी छिपी हुई सच्चाई का अपने खुद के ज्ञान के लिए पता लगाना। अनुमान लगाना, ये तो हम लोग रोज ही करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं सुबह सोकर उठता हूँ, खिड़की से बाहर देखता हूँ तो सड़क पूरी तरह से गीली है। हाँ, मैंने रात में बारिश होते हुए तो देखी नहीं, मतलब प्रत्यक्ष तो है नहीं, लेकिन सड़क का गीलापन देखकर मैं तुरंत अनुमान लगा लेता हूँ कि भाई रात में जोरदार बारिश हुई होगी। बात तो आपकी बहुत सही लग रही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? क्या सड़क गीली होने का मतलब हमेशा बारिश ही होता है? सोचिए, मान लीजिए थोड़ी देर पहले ही वहां से सड़क धोने वाली मशीन गुजरी हो, या किसी की पानी की पाइपलाइन फट गई हो, तब क्या? ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सिर्फ पानी देखकर बारिश का पक्का दावा करना एक कच्चा तर्क है। ये गलत साबित हो सकता है। मतलब संकेत तो मिला, लेकिन वो संकेत कई और चीजों की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो फिर धर्मकीर्ति के हिसाब से एक पक्का और वैध अनुमान क्या होता है? धर्मकीर्ति कहते हैं कि पक्का अनुमान हवा में लगाया गया कोई तुक्का नहीं है। ये कार्य कारण भाव यानी कॉजेलिटी और तादात्म्य यानी आइडेंटिटी की एकदम सख्त जंजीर से बंधा होना चाहिए। कार्य कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट? हाँ, न्याय बिंदु का सबसे मशहूर उदाहरण है, जहां धुआं है वहां आग है। ये अनुमान इसलिए काम नहीं करता
कि हमने सिर्फ धुआं देखा है। तो क्यों काम करता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि धुएं और आग के बीच एक अटूट कार्य कारण का रिश्ता है। आग कारण है और धुआं उसका परिणाम। बिना आग के तो धुएं का वजूद ही मुमकिन नहीं है ना। यानी अगर कार्य मौजूद है तो उसका कारण 100% वहां मौजूद हो गई। ये तो एकदम आज के कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिदम जैसा लग रहा है। इफ एक्स इज ट्रू देन वाई मस्ट बी ट्रू। बिल्कुल। आज हम जो एआई और मशीन लर्निंग देखते हैं ना, वो इसी बूलियन लॉजिक पर काम करता है। और इस लॉजिक को पक्का करने के लिए संस्कृत में त्रिरूप लिंग के 3 नियम बताए गए हैं। 3 नियम वो क्या है? पहला नियम है कि संकेत उस जगह पर मौजूद होना चाहिए, जैसे पहाड़ पर धुआं दिख रहा है। दूसरा नियम, वो संकेत उन सभी जगहों पर होना चाहिए जहां वो सच्चाई पाई जाती है। मतलब जैसे रसोई घर में आग और धुआं दोनों होते हैं। एकदम सही। और तीसरा नियम सबसे अहम है। वो क्या है? वो संकेत विपरीत स्थानों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे एक पानी की झील। झील में न तो आग होती है न धुआं। ये तो बहुत ही सॉलिड सिस्टम है। जब कोई संकेत इन तीनों अग्नि परीक्षाओं से गुजरता है तभी वो एक पक्का अनुमान बनता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक और सवाल घूम रहा है। हम ये तो समझ गए कि अगर धुआं है तो आग है। जो चीज मौजूद है उसे साबित करना तो आसान है। हाँ। लेकिन अगर हमें किसी चीज की गैर मौजूदगी साबित करनी हो तब क्या? मतलब किसी चीज का ना होना कैसे साबित किया जाए? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही गहरा सवाल है, जिसे प्रूविंग अ नेगेटिव कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि न्याय बिंदु में इस उलझन को सुलझाने के लिए एक पूरा सिद्धांत है। सच में? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अनुपलब्धि, यानी एब्सेंस। धर्म कीर्ति के अनुसार किसी चीज का ना होना साबित करने के लिए भी कुछ बहुत सख्त शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या हैं? मैं तो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। देखिए, ग्रंथ एक उदाहरण देता है। मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे में दिन की एकदम भरपूर रोशनी है। ठीक है। और वहां जो व्यक्ति खड़ा है उसकी आंखें भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उसे सब साफ साफ दिखता है। अब हम जिस चीज को वहां ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा, वो इतना बड़ा है कि अगर वहां होता तो आसानी से दिख जाता। ओके, मतलब देखने की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। हाँ। अब अगर इन सारी परफेक्ट शर्तों के बावजूद उस व्यक्ति को वहां फर्श पे कोई घड़ा नहीं दिखाई देता, तो इसे अनुपलब्धि कहते हैं। मतलब ये साबित हो गया कि घड़ा वहां है ही नहीं। बिल्कुल। अगर होता तो इन शर्तों में जरूर दिखता। अरे वाह, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये आज के समय का फैक्ट चेकिंग का सबसे बड़ा हथियार है। वो कैसे? मान लीजिए कि इंटरनेट पर कोई अफवाह उड़ती है कि कल दोपहर बीच शहर में एक बहुत बड़ा एलियन का जहाज उतरा था। हाँ, ऐसी खबरें तो खूब वायरल होती हैं। अब इस पर हम अनुपलब्धि का लॉजिक कैसे लगाएंगे? देखिए, दिन का समय था, हजारों लोगों के हाथ में कैमरे वाले स्मार्टफोन थे, इंटरनेट भी चालू था। मतलब जहाज को देखने और रिकॉर्ड करने की सारी शर्तें मौजूद थीं। एकदम सही। लेकिन इंटरनेट पर किसी भी आम आदमी का कोई वीडियो मौजूद नहीं है। तो इस वीडियो की अनुपलब्धि ही ये साबित कर देती है कि ऐसा कोई जहाज कभी उतरा ही नहीं था। क्या बात है! बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। आज के फैक्ट चेकर्स जाने अनजाने में इसी 1400 साल पुराने सिद्धांत का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, यहां तक तो हमने स्वार्थानुमान को समझ लिया। मतलब हमने खुद सच की खोज कर ली। जी। लेकिन इंसान तो एक सामाजिक प्राणी है ना? जी। जब हम खुद सच्चाई जान लेते हैं तो हमारा अगला कदम होता है उस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाना। और यहीं से हमारे स्रोत का तीसरा और आखिरी भाग शुरू होता है, जिसे कहते हैं परार्थानुमान, यानी पब्लिक डिबेट, दूसरों के लिए किया गया अनुमान। परार्थानुमान, ये तो मुझे इंटरनेट के किसी कमेंट सेक्शन या टीवी की उन शोर शराबे वाली डिबेट्स की याद दिलाता है, जहां हर कोई बस अपनी बात साबित करने पर तुला रहता है। हाँ, माहौल कुछ वैसा ही होता है, लेकिन परार्थानुमान के नियम बहुत सख्त हैं। तो इसके नियम क्या कहते हैं? एक जीतने वाला तर्क आखिर बनाया कैसे जाता है? देखिए, परार्थानुमान का मतलब है अपने अंदर के ज्ञान को स्पष्ट शब्दों और वाक्यों के एक ऐसे ढांचे में ढालना जिसे दूसरा इंसान आसानी से समझ सके और जिसे वो काट ना सके। एक सफल डिबेटर कभी भी अपनी बात हवा में नहीं उछालता। वो सबसे पहले अपना एक पक्ष रखता है, एक ऐसा पक्ष जो किसी स्थापित, प्रत्यक्ष या मजबूत अनुमान के खिलाफ ना हो। ओके। और उसके बाद वो दृष्टांत यानी उदाहरण देता है। उदाहरण कैसे? क्या वो इसमें समानता और असमानता का इस्तेमाल करता है? बिल्कुल। वो साधर्म यानी समानता और वैधर्म यानी असमानता का उपयोग करता है। अच्छा, कैसे? वो विरोधी से कहेगा, देखिए,
ये मामला बिल्कुल रसोई में उठने वाले धुएं जैसा है जहां आग होती ही है। या फिर वो कहेगा ये पानी की झील जैसा बिल्कुल नहीं है। वो विरोधी के दिमाग में भी उसी कार्य कारण की कड़ी को स्थापित कर देता है जो उसने खुद सोची थी। लेकिन असल जिंदगी में हर कोई इतनी ईमानदारी से बहस कहाँ करता है? आज के समय में तो लोग जानबूझकर भ्रामक तर्क देते हैं, बातों को घुमाते हैं। हाँ, ये तो है। तो न्याय बिंदु में ऐसे गलत तर्कों से बचने के लिए क्या कहा गया है? धर्मकीर्ति ने इन गलत तर्कों को हेत्वाभास कहा है, यानी लॉजिकल फैलेसीज। हेत्वाभास। हाँ, इसका मतलब है वो कारण जो असली कारण होने का सिर्फ आभास देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन अंदर से एकदम खोखले होते हैं। स्रोत में 3 मुख्य हेत्वाभास बताए गए हैं। वो 3 कौन से हैं? असिद्ध, विरुद्ध और अनेकांतिक। चलिए इनको एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है असिद्ध, यानी अनप्रूवन, जो खुद ही साबित नहीं है। जी। मैं इसे अदालत के एक दृश्य से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक वकील जज के सामने खड़ा है। हाँ। और वो तर्क देता है कि जज साहब, पेड़ चेतन हैं, उनमें इंसानों जैसी जान है, क्योंकि वे इंसानों की तरह अपनी त्वचा यानी छाल बदलते हैं। अच्छा। अब सामने वाला वकील इसे कैसे काटेगा? वो कहेगा कि ये तो असिद्ध है, क्योंकि ये बात ही अभी साबित नहीं हुई है कि पेड़ की छाल और इंसान की त्वचा एक ही तरह काम करते हैं। क्या ये सही लॉजिक है? ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। असिद्ध का मतलब है कि जिस नींव पर आप अपनी पूरी इमारत खड़ी कर रहे हैं ना, वो नींव ही झूठी है। मतलब बेस ही गलत है। हाँ, जब वकील कहता है कि पेड़ इंसान की तरह त्वचा बदलते हैं, तो ये आधार ही गलत है, क्योंकि पेड़ की बायोलॉजिकल प्रोसेस एकदम अलग है। आप किसी झूठे आधार से कभी कोई सच्चा निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। समझ गया, बहुत ही क्लियर है। अब आते हैं दूसरे हेत्वाभास पर, विरुद्ध यानी कॉन्ट्राडिक्टरी। ये क्या होता है? ना, हाँ, मान लीजिए कोई नेता मंच से बहुत जोर शोर से भाषण दे रहा है और कहता है, भाइयों, हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए अजेय रहेगी, क्योंकि हमने इसे कल ही पूरी तरह से बदलकर नया किया है। हाँ, ये तो एकदम हास्यास्पद है ना? जो चीज कल ही बदली गई है और नई बनी है, वो हमेशा के लिए अजीब कैसे हो सकती है? नई चीज तो पुरानी होके खत्म भी होती है। उसने तो खुद ही अपने दावे को काट दिया। बिल्कुल। और अब आते हैं तीसरे हेत्वाभास पर, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और आज के दौर में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसा कौन सा हेत्वाभास है? वो है अनेकांतिक, यानी इनकंक्लूसिव। इसका मतलब है एक ऐसा कारण देना जो एक से ज्यादा दिशाओं में जाता हो, जिससे कोई एक पक्का नतीजा न निकलता हो। मतलब कंफ्यूज करने वाला कारण। हाँ, इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो अक्सर 2 चीजों के एक साथ होने को कार्य कारण समझ लेता है, जबकि वो सिर्फ एक संयोग होता है। इसका ना एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण आज सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि अरे, ये आदमी पक्का सच बोल रहा होगा, देखो कितने आत्मविश्वास से बात कर रहा है और इसके पीछे कितनी सारी किताबें रखी हैं, ये तो बहुत पढ़ा लिखा लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब ये तर्क पूरी तरह से अनैकांतिक है, क्योंकि आत्मविश्वास और पीछे सजी हुई किताबें तो किसी सच बोलने वाले के पास भी हो सकती हैं और किसी बहुत ही शातिर झूठे इंसान के पास भी। ये कारण हमें किसी एक पक्के निष्कर्ष तक लेकर ही नहीं जाता। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही वजह है कि आचार्य धर्मकीर्ति का ये ग्रंथ आज भी इतना प्रासंगिक है। बिल्कुल। जब लोग इन हेत्वाभासों को समझ लेते हैं ना, तो वे भ्रामक विज्ञापनों, फेक न्यूज और राजनेताओं के उन खोखले तर्कों को एक झटके में पहचान सकते हैं। ये प्राचीन टूलकिट हमें सिखाता है कि सिर्फ चमक दमक या भारी दावों के झांसे में नहीं आना चाहिए। तो आज के इस पूरे गहन अध्ययन की यात्रा को अगर हम एक साथ समेटें तो हमने क्या क्या देखा? हमने शुरुआत की थी एक ऐसी दुनिया से जहां हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है और सच का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, हमने डीप फेक का उदाहरण लिया था। फिर हमने प्रत्यक्ष को समझा, वो एकदम कच्चा और शुद्ध ज्ञान जो भ्रम से पूरी तरह मुक्त हो, जिसे हमारी इंद्रियों से होकर हमारे एकाग्र मन तक पहुंचना होता है। और जब इंद्रियों की सीमा आ गई, तब हम स्वार्थानुमान की तरफ बढ़े, जहां हमने देखा कि कैसे सख्त कार्य कारण नियमों का इस्तेमाल करके हम धुएं से छिपी हुई आग का एकदम सही पता लगा सकते हैं। हाँ, और हमने ये भी सीखा कि अनुपलब्धि का लॉजिक लगाकर कैसे किसी झूठे दावे या उस एलियन जहाज के ना होने को साबित किया जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में हम उतरे परार्थानुमान के अखाड़े में,
जहां हमने सीखा कि कैसे अपनी बात को सही ढंग से दुनिया के सामने रखा जाए और असिद्ध, विरुद्ध और अनैकांतिक जैसे खोखले तर्कों से बचा जाए। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि न्याय बिंदु केवल प्राचीन भारत का कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ये आज के इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कवच है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। यह हमें सिखाता है कि हर जानकारी पर सवाल उठाएं। जो सामने दिख रहा है बस उसे ही सच ना मान लें, बल्कि उसके पीछे के असली कारण को खोजें। हाँ, और बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर ना कूदें। ज्ञान का असली मूल्य तो तभी है ना जब वो हमारे सोचने की प्रक्रिया को स्पष्ट बनाए। सही बात है। आज की ये चर्चा सचमुच दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाली रही। मुझे भी बहुत मजा आया। और अब इस गहन अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता उस धुएं और आग वाले उदाहरण पर एक बार फिर से विचार करें। हमने देखा कि एक क्रिटिकल थिंकर धुएं को देखकर आग का एकदम सही अनुमान लगा लेता है। तो आज के इस डिजिटल, तेज तर्रार और शोरगुल से भरे समाज में ऐसा कौन सा धुआं है जो हम सबके सामने उड़ रहा है? ये बहुत गहरा सवाल है। चाहे वो हमारे फोन की स्क्रीन पर हो, हमारे समाज में हो या हमारे पर्यावरण में हो, वो कौन सा धुआं है जिसे हम रोज देख तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे लगी उस खतरनाक आग को हम लगातार नजरअंदाज करने की भूल कर रहे हैं? इस विचार को अपने मन में रखिए और सच्चाई की अपनी इस खोज को ऐसे ही जारी रखिए।